नमस्कार विद्यार्थियों। केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी केमिकल डायनेमिक्स इसके बारे में चर्चा चल रही है। केमिकल काइनेटिक्स में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, रिएक्शंस पर या रासायनिक अभिक्रियाओं में उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा दो विशेष बिंदु, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, इन दो शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, इससे हमारा तात्पर्य होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसको समझना आवश्यक है। यानी सभी मॉलिक्यूल्स किसी भी अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित हो, यह आवश्यक नहीं है। तो कुछ सक्रिय अणु होते हैं, वही अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं। इसलिए यहां पर विशेष रूप से अणुओं और परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं या अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जिससे अगर कोई ये रिएक्शन लिखी हुई है, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट पी, ए से पी बन रहा है उत्पाद, तो यहां पर यदि हम इसके लिए वेग समीकरण यदि हम इस तरीके से लिख सकते हैं या लिख पाते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर k इंटू ब्रैकेट में a, जो कि अभिकारक A की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, और रेज टू द पावर 1 क्यों? क्योंकि यहां पर 1 लगा हुआ है, तो इसलिए हमने एक पावर ले लिया। तो यहां पर जितनी भी पावर्स लगी हुई होती हैं वो अभिक्रिया की कोटि प्रदर्शित करती है। यानी ये एक तरीके से प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक मॉलिक्यूल है जो कि अभिकारक, जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरीके से हम वेग समीकरण उसका यदि हम लिख सकते हैं तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में दो संभावनाएं हैं कि या तो एक ही पदार्थ के, रासायनिक पदार्थ के दो मॉलिक्यूल्स हों, तो दो अणु हो गए, या दो भिन्न भिन्न अभिकारक हों और उनका एक एक अणु हो, जो कि प्रोडक्ट या उत्पाद को बना रहा हो। तो जो पहली स्थिति है जहां पर एक ही अभिकारक के दो अणु हैं, तो वहां के लिए हम वेग समीकरण को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ब्रैकेट में A यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहां पर उसके दो अणु हैं। यदि इस तरीके की इक्वेशन है A प्लस B वाली, तो यहां पर क्योंकि दो अभिकारक हैं और दोनों के एक एक मॉलिक्यूल हैं, तो उसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहां पर भी एक पावर है, यहां पर एक पावर है, टोटल हो गई 1 + 1 = 2। तो यहां पर भी दो भिन्न अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है, यहां पर एक ही अभिकारक की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर कर रहा है। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरीके से यदि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो वहां पर हमारे पास संभावनाएं क्या है कि वो तीनों मॉलिक्यूल एक ही अभिकारक के हों। ऐसी स्थिति में हम अभिक्रिया किस तरीके से लिखेंगे? उसका वेग समीकरण dx/dt, अभिक्रिया का वेग बराबर k3 1 2 3 यहां पर लिखते हैं, ये उसकी कोटि बताता है। यानी वेग स्थिरांक तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ऊपर k2 लिखा है, k1 लिखा है, वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रथम और द्वितीय कोटि के लिए। तो यहां पर k3
तृतीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर 3, क्योंकि यहां पर उसी सेम रिएक्टेंट या अभिकारक के 3 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है और उसका वेग समीकरण हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी संभावना है क्या है कि एक रिएक्टेंट जिसके 2 मॉलिक्यूल और दूसरा रिएक्टेंट जिसका 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल हो गए। ये तीनों ही यदि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उत्पाद बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अभिक्रिया का वेग समीकरण K3 कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यदि B के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और A का 1 है, तो K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। तीसरी संभावना यह है कि वो तीनों ही पदार्थ अलग अलग है, A प्लस B प्लस C, जो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम वेग समीकरण क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स हो गए। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि यदि यहां पर 1, 2, 3 कुछ भी लिखा है और वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तभी हम उसकी पावर लेते हैं। यदि अभिक्रिया लिखते समय ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा हो, लेकिन जो अभिक्रिया का वेग समीकरण हम लिखेंगे, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाली समीकरण लिखेंगे, तो उसमें अभिकारकों की संख्या कम हो सकती है। वो वास्तव में एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। वो शब्द हमारे फिर यहां पर आ जाता है अणु संख्यता। तो अणु संख्यता नाम से स्पष्ट है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो कि अभिक्रिया को स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण लिखने में प्रयोग में ली जाती है। यानी जो हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, उस बैलेंस्ड इक्वेशन में अभिकारकों के कितने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, वो अणु संख्यता कहलाती है। तो ये आप कई बार समीकरण देखेंगे तो उसमें 3, 4, 5, 7, 10 इस तरीके से फिगर लिखी हुई मिलेगी, तो वो अणुओं की संख्या हो गई। लेकिन अभिक्रिया की कोटि में क्या हो गया? ये भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसलिए किसी बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा कि वहां पर अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम उसका वेग समीकरण लिखते हैं तब ऐसी स्थिति में वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रिया ही बनकर रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 शब्द आते हैं, अणुओं की संख्या और अभिक्रिया की कोटि। तो इन दोनों में फिर क्या अंतर हो गया कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो एक प्रायोगिक राशि है। एक्सपेरिमेंट से हम निर्धारित करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, छद्म कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर सिर्फ 2 अभिकारकों की सांद्रताओं पर ही अभिक्रिया का वेग निर्धारित हो रहा है। तो ये एक प्रायोगिक राशि है। और अणु संख्यता ये एक सैद्धांतिक राशि है, क्योंकि यहां पर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बाद उसमें कितने मॉलिक्यूल्स किसी अभिकारक के लिखे जाते हैं या उत्पाद के लिखे जाते हैं वो देखते हैं। तो ये पेन पेपर पर जब हम इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, तब उसमें उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या उसकी अणु संख्यता कहलाती है। सेकंड, कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन अणु संख्यता 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक ना एक मॉलिक्यूल तो होना ही पड़ेगा अभिक्रिया के लिए। तो इसलिए अणु संख्यता 0 नहीं हो सकती, लेकिन जब हम प्रयोगों से निर्धारित करते हैं तब उसकी
कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो शून्य हो सकती है। इसी तरीके से फ्रैक्शन में अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, लेकिन अणु संख्यता फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये होल नंबर होगा 2, 3, 4, 10, 20, जबकि अभिक्रिया की कोटि 1/2 या 3/2 भी हो सकती है, यानी फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि ये संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है, जबकि अणु संख्यता यदि के लिए हम तो अभिक्रिया की विधि में कई बार 2 या 2 से अधिक पद लिखने पड़ते हैं, तो अलग अलग पदों में अलग अलग अणु संख्यता देखने को मिलेगी। यानी एक ही इक्वेशन यदि हम 2 या 3 स्टेप्स में उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो हर मैकेनिज्म के लिए हर स्टेप के लिए अणु संख्यता अलग अलग होगी, लेकिन अभिक्रिया की कोटि वो समस्त या संपूर्ण अभिक्रिया पर निर्भर करती है। चौथा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से ये अणु अभिक्रिया की कोटि प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि अणु संख्यता को हम संतुलित समीकरण से यानी जो बैलेंस करके इक्वेशन लिखते हैं उससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि कोटि के ज्ञान से यानी अभिक्रिया की कोटि यदि हमें पता है, तो ये कुछ अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में कुछ बेसिक इक्वेशन इंफॉर्मेशन अपने को उपलब्ध कराती है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि बताने के लिए हमें अभिक्रिया की कोटि की कई बार आवश्यकता होती है और वो सहायक सिद्ध होती है, जबकि अणु संख्यता से अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और अभिक्रिया की कोटि के बारे में यदि हम बात करें, तो ये अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होती है, और जबकि अणु संख्यता की यदि हम चर्चा करें तो ये रासायनिक समीकरण में अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो कुछ ये मूलभूत या बेसिक डिफरेंस हैं, और ये पूछे भी जाते हैं कई बार एग्जाम में, परीक्षाओं में, कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है या अणु संख्यता क्या होती है या इन दोनों में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से दोबारा समराइज कर लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि तो हो गई उन अणुओं की संख्या जिनसे अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है, और जबकि अणु संख्यता उस अभिक्रिया को बैलेंस रूप में लिखने के बाद प्राप्त हुई कुल अणुओं की संख्या है। अणु संख्यता होल नंबर होगी, जबकि कोटि फ्रैक्शन में भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, अणु संख्यता शून्य नहीं हो सकती। तो ये कुछ 3-4 बेसिक डिफरेंस हैं जो कि अपने को ध्यान में रखने हैं, और परीक्षा में पूछने पर इन्हीं का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता इन दो शब्दों को हमें विशेष रूप से समझना है।